नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। इस प्रस्ताव के ये सभी महापुरुष इस प्रस्ताव से सहमत थे। आगे क्या होता है ये भी सुना लूं। भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं दो अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही महापुरुष मौजूद थे। इनके साथ साथ BR अम्बेडकर जी भी सभा में थे और इनके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। वही दो अंतरे राष्ट्रगीत घोषित किए, किसी ने कोई आपत्ति जारी नहीं की, कोई आपत्ति नहीं जताई। वैसे इन तथ्यों के साथ जुड़ा एक और तथ्य भी है जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अम्बेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत कहिए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, बेच लो यार, बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए मोदी की कब्र खोदना चाहते।
हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई। इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं। इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आदरणीय सभापति जी, ये तो मान करके बैठे थे। उनका लोकतंत्र, संविधान का कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। और इसीलिए कोई क्यों बैठा, हमारा पैतृक अधिकार था, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के शाही परिवार को देश ने दशकों तक अवसर दिया है। ऐसा नहीं है, देश ने आपके लिए भी अपना भविष्य दांव पे लगाया था, लेकिन आपने गरीबी हटाओ के नारे लगाए, गुमराह किया। लाल किले पर से कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री के भाषण में गरीबी हटाने की बात ना आई हो, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाने के लिए क्या किया, वो एक बार भी नहीं आया। वो नारे से अधिक कुछ नहीं था उनका। और मोदी ने रास्ता अपनाया गरीब को एम्पावर करने का, गरीब को सशक्त करने का। और मेरे देश के गरीबों को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने देश की योजनाओं को समझा, स्वीकारा और अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। मैं देश के गरीबों का गौरवगान करता हूं कि हमारी नीतियों पर भरोसा करके, हमारी नीयत पे भरोसा करके उन्होंने भी अपने आप को खपाने के लिए कोई कमी नहीं रखी। और 25 करोड़ मेरे गरीब परिवार के भाइयों ने गरीबी परास्त किया और खुद गरीबी से बाहर आए हैं। मैं उनको सलाम करता हूं। मेरे 25 करोड़ देशवासी जो निराशा में पड़े हुए थे, दूर एक आशा की किरण दिखाई दी, उठ खड़े हुए और आज हमारे साथ चल पड़े। आदरणीय सभापति जी,
2014 के पहले ये इम्प्लीमेंटेशन की बातें करते थे। हमारे यहां सैकड़ों लोग रेलवे क्रॉसिंग पर मरते थे। स्कूल की बस रेलवे क्रॉसिंग से जा रही है, 20-20, 25-25 स्कूल के बच्चे मरने की खबरें आती थी। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, वो इतना बड़ा काम नहीं था कि नहीं कर सकते थे। ये काम भी मुझे करना हुआ और हमने सारे अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद कर दिए, लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली। इसलिए ये मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, 2014 से पहले इस देश में 18,000 गांव ऐसे थे जिनको बिजली का मतलब पता नहीं था। बिजली का कोई तार होता है, कोई बल्ब होता है, कोई लट्टू जलता हुआ उसमें उजाला निकलता, पता नहीं था उनको। 18,000 गांव 2014 के बाद जब आपने हमें दायित्व देशवासियों ने दिया, उन 18,000 गांव जिन्होंने कभी बिजली का मुंह तक नहीं देखा था, बिजली का शब्द भी कान पे नहीं सुना था, उन गांवों में उजाला पहुंचाया। इसलिए इनको मोदी की कब्र खोदने के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आदरणीय सभापति जी, वो भी एक वक्त था जब देश में बार बार खबरें आती थी, मीडिया में हेडलाइन हुआ करती थी, सरहद की स्थिति के संबंध में बयान आते थे। गोला बारूद नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, बर्फ के बीच खड़ा है, बर्फ में खड़े रहने के लिए जो जूते चाहिए वो जूते तक नहीं उसके पास, ये खबरें आती थी। हमने देश के जवानों के लिए खजाने खोल दिए, देश के जवानों को जो चाहिए वो देने की चिंता में निकल पड़े। और इसलिए वो चाहते कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, बस कब्र खुदेगी मोदी की, यही एक रास्ता उनके लिए बचा है।